तेरी बेवफाई से जो दिल पर पत्थर रखा था कमबख्त फिसल कर किडनी में आ गया। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में। और ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रेटरी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। उनमें से जो मेन होता है वो होता है किडनी। आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी हमारी बॉडी में क्या क्या काम करती है, क्या किडनी का मेन काम होता है, और क्या सर हम किडनी डोनेट कर सकते हैं क्या? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि ज़्यादा अगर कोई जीवन में समस्याएं आई तो किडनी ऊपर वाले ने 2 दी हैं, एक किडनी डोनेट कर देंगे, कर्जा साफ कर लेंगे, आईफोन ले आएंगे। कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि इंसान के लंग्स 2 होते हैं, फेफड़े 2 होते हैं, कि एक फेफड़ा डोनेट कर दो। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं छोटे छोटे, एक पार्ट ब्रेन का डोनेट कर दो। हमेशा लोग कहते हैं कि किडनी का 2 किडनी है, एक किडनी दे दो। सर किडनी के बारे में ही ऐसा क्यों कहा जाता है? हमारी बॉडी में किडनी का मेन काम क्या है? क्या सर किसी इंसान की एक किडनी खराब हो जाए या एक किडनी वो डोनेट कर दे तो क्या दूसरी किडनी के भरोसे वो जिंदा रह सकता है? सर अगर जिंदा रह सकता है तो वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? अगली बात, अगर किसी इंसान की दोनों किडनी खराब हो जाएं तो क्या सर वो जिंदा रह सकता है? आज हम लोग आज की क्लास में ये सब जानते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे भाई हम लोग किडनी से। ह्यूमन बॉडी का, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे कि ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप लोग याद रखना किडनी होता है। क्लियर? और किडनी के मेरे भाई, ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं किडनी की। ऐसी संरचना होती है किडनी की। 2 किडनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और दोनों कहां स्थित होती है? पीछे की साइड स्थित होती है, उदर गुहा में पीछे की ओर स्थित होती है। अभी मैं आपको इनकी लोकेशन, इनका वेट सब बताना। एक किडनी ये रही, दूसरी किडनी इधर वाली ये रही मेरे भाई। ये 2 किडनियां होती हैं। किडनी की जो सेल होती हैं, उन सेल का नाम होता है न्यूरॉन। सॉरी, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इन्हें? नेफ्रॉन। हमारी किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं। दोनों किडनियों के अंदर कितनी नेफ्रॉन हो गई? टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गई। ध्यान से सुनो मेरे भाई, इधर वाली इस किडनी की जो भी नेफ्रॉन होंगी, इस किडनी की जो भी नेफ्रॉन होंगी, क्या उनका कनेक्शन इधर वाली किडनी से होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। और इधर वाली जो भी किडनी है, इसकी जो नेफ्रॉन सेल है, क्या उनका कनेक्शन इस किडनी से होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं। दोनों किडनियों के अंदर टोटल कितनी नेफ्रॉन होती हैं? 2 मिलियन होती हैं। और जब आप नेफ्रॉन एक सेल होती है, जब आप लोग एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस बोर्ड जितनी बड़ी स्ट्रक्चर दिखेगी। जैसे मैं आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखना। ये एक नेफ्रॉन होता है। इस नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस, वोमन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ये कैसे कैसे काम करते हैं, हम सबके बारे में आज पढ़ते हैं। मेरे भाई, हम कुछ एक बेसिक जानकारियां लेते हैं किडनी के बारे में कि सर किडनी होती है। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत टू स्टडी अबाउट किडनी, किडनी का अध्ययन किया जाता है? आप लोग याद रखना, नेफ्रोलॉजी। क्या याद रखोगे? नेफ्रोलॉजी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग क्या बताओगे? नेफ्रोलॉजी। अगर आपको नेफ्रोलॉजी ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग क्या बताओगे? रीनोलॉजी। नेफ्रोलॉजी बोल दो या रीनोलॉजी बोल दो, एक ही बात है। टू स्टडी अबाउट किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। आपसे पूछे कि सर किडनी की शेप कैसी होती है, कैसी शेप होती है? मेरे भाई, आप लोगों ने राजमा देखा है? राजमा जैसी शेप होती है। और राजमा जैसी जो शेप होती है उसे बोला जाता है बीन शेप्ड। कैसी संरचना होती है इसकी? बीन जैसी संरचना होती है, बीन शेप्ड होती है, राजमा जैसी होती है। हम लोग बात करें कि सर किडनी का वेट कितना होता है? अकॉर्डिंग टू 11th क्लास एनसीईआरटी अपन बात करें तो 120 से, वेट की बात करें तो 120 से 170 ग्राम पर किडनी। एक किडनी का वेट बता रहा हूं, लगभग आप लोग बोल सकते हो 150 ग्राम। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है। आप लोगों से पूछे किडनी का वेट कितना होता है, आप बताना कितना होता है? 150 ग्राम होता है। सर इसकी लोकेशन कहां होती है, कहां स्थित होती है? जो डार्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, मतलब उदर गुहा में पीछे की साइड स्थित होती है। हमारे पीछे की साइड किडनी स्थित होती है। कितनी होती है? 2 होती है, पैर में होती है सर। ये नंबर इसका
2 होता है। अपन बात करें सर इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगी सर इसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, आप लोग बताना 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। आपसे पूछे किडनी का डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, आप लोग बताना 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। और किडनी के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोला जाता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये कुछ एक सी बेसिक सी जानकारी यहां आप लोग याद रखना। आपसे पूछे टू स्टडी अबाउट किडनी इज नोन एज रीनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, याद रखोगे। आपसे पूछे कि इसकी लोकेशन कहां होती है, आप लोग बताना उदर गुहा में पीछे की ओर स्थित होती है। वेट कितना होता है सर? 120 टू 170 ग्राम, लगभग आप लोग बोल सकते हो 150 ग्राम। लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है, आप लोग बताना 2 से 3 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है? 3 से 4 सेंटीमीटर। और इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। क्लियर? आगे सुनो मेरे भाई। आगे अपन बात करते हैं कि सर किडनी हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करती है, इसके मेन काम क्या है। मेरे भाई हमारी बॉडी के अंदर किडनी का मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। किसको फिल्टर करना? ब्लड को फिल्टर करना या ब्लड को शुद्ध करना, प्योर करना। ब्लड को प्योर करना किसका मेन काम होता है? किडनी का काम होता है। सर ब्लड को प्योर करके हमारी किडनी किसका निर्माण करती है? यूरिन का निर्माण करती है, पेशाब का निर्माण करती है या मूत्र का निर्माण करती है। सर कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर किडनी ब्लड कैसे प्योर करती है? आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि ब्लड का गैसीय शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, आप लोग हमेशा आंसर देना फेफड़ा, लंग्स। आपसे पूछे ब्लड का मिनरल्स का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, आप लोग क्या बताओगे? किडनी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आई रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तब भी आप लोग याद रखना हमेशा किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर होता है। सर किडनी कैसे काम करती है, अब सुनो मेरे भाई ध्यान से। हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है मेरे भाई, और नेफ्रॉन पूरा काम करता है, पूरा वर्क करता है, इसके हर एक पार्ट अपना अलग अलग रोल करता है, तब प्रॉपर रूप से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्या होता है? प्योर होता है ब्लड। जैसे यहां आपको ये एक संरचना दिख रही है, ये वाली, इसे बोला जाता है अभिवाही धमनी। क्या बोला जाता है? अभिवाही धमनी। इसके पास हाई प्रेशर से ब्लड आता है भाई, हाई प्रेशर से ब्लड पहुंचता है। और ब्लड वो कहां पहुंचता है? इस संरचना के अंदर ब्लड पहुंचता है। और यहां जो मैंने राउंड किया है, इस संरचना का नाम क्या होता है? ये क्या करती है? ब्लड को छानती है। सर हमारी नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड को फिल्टर करने या छानने का काम करती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है मेरे भाई इसके अंदर ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या होता है? वोमन कैप्सूल। वोमन कैप्सूल को ही किसी किसी बुक में आपको नाम लिखा मिलता है वोमन संपुट, एक ही बात है। आप लोग याद रखना वोमन कैप्सूल, दूसरा नाम मैंने क्या बताया? ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस होता है इसकी संरचना होती है छलनी जैसी। ये दिख रही है आपको छलनी जैसी संरचना, रेड कलर की ये वाली, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो नीचे ये कप जैसी स्ट्रक्चर लगती है, इसे बोला जाता है वोमन कैप्सूल। क्या कहती है? वोमन कैप्सूल। इस नलिका के द्वारा हाई प्रेशर से इसके अंदर ब्लड आता है। वो ब्लड मेरे भाई क्या करेगा? इस ग्लोमेरुलस में आएगा, और ग्लोमेरुलस का जिन भी चीजों पर हल्का सा भी डाउट जाएगा, उन सब चीजों को वो किसके अंदर डाल देगा? ये जो नीचे कप जैसी संरचना लगी है ना, जिसे कहा जाता है वोमन कैप्सूल, इसके अंदर डाल देगा। और बिल्कुल जो प्योर ब्लड होगा उसको इस अपवाही धमनिका के माध्यम से कहां ट्रांसफर कर देगा? और बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, बॉडी के अंगों तक भेज देगा। ओके, अब सुनो ध्यान से। सर यहां जो अशुद्धियां आई हैं वो क्या करती हैं? वो धीरे धीरे आगे पहुंचती हैं इस नलिका के द्वारा, और इस नलिका का नाम होता है, इसे बोला जाता है पीसीटी। क्या कहते हैं? पीसीटी। और बीच में जो ये संरचना लगी है, इसे कहा जाता है हेनले का लूप। क्या कहते हैं? हेनले का लूप, द लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। और इस हेनले के लूप के आगे जो संरचना लगी होती है, ये वाली, इसे कहा जाता है डीसीटी। क्या कहते हैं? डीसीटी।
और डीसीटी का जो अंतिम सिरा जो इस संरचना के द्वारा जुड़ा है, इसे कहा जाता है स्टोरेज पाइप, या हिंदी में कहते हैं संग्रहण नलिका। क्या कहते हैं? संग्रहण नलिका। क्या सर ये संग्रहण नलिका नेफ्रॉन का पार्ट होता है? नहीं जी, ये स्टोरेज पाइप होती है जो संग्रहण नलिका होती है, ये इस नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है। तो सर फिर ये क्या काम आती है? ये मेरे भाई जितना भी अशुद्धियां आती हैं जो ह्यूमन बॉडी में काम की नहीं है, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको स्टोर करने का काम करते हैं। अब सुनो आगे मेरे भाई, ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्लड को छान देगा और जो भी अशुद्धियां हैं वो यहां डाल देगा। एक चीज और सुनना, इसको स्किप करके एक चीज आप सबको पता होगा, हमारा हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 टाइम। आप लोगों ने नाम सुना है हृदय चक्र या हार्ट साइकिल। एक हार्ट साइकिल का मतलब होता है एक हार्ट बीट, और एक हार्ट साइकिल के अंदर हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है। एक हृदय चक्र बोल दो या हार्ट साइकिल बोल दो, उसके अंदर हमारा हार्ट होता है वो 75 ml ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा भैया। अपन बात करें कि 1 मिनट के अंदर हमारे हार्ट के अंदर कितने हार्ट साइकिल होंगे? 70 से 72 टाइम। अगली लाइन में यह लिखूं कि 70 से 72 टाइम हमारा हार्ट ब्लड पंप करेगा। क्या उस लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट ब्लड पंप करेगा जितना एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी के अंदर ब्लड होता है उस पूरे ब्लड को पंप कर देगा। विज्ञान कहती है एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। इस पूरे ब्लड को हमारा हार्ट 1 मिनट में पंप कर देता है। क्या बच्चों ये ब्लड अपने आप में 100% है? जी सर, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब ये ब्लड फिल्टर होने के लिए कहां जाएगा मेरे भाई? हमारी किडनी के पास पहुंचेगा। सर इस 100% ब्लड का हमारी किडनी के पास कितना ब्लड पहुंचता है मेरे भाई? लगभग 1/5वां भाग। कितना? 1/5वां भाग। इस 5 से 6 लीटर ब्लड का 1/5वां भाग कहां पहुंचता है? हमारी किडनी के पास पहुंचता है। 1/5वां भाग लगभग बनेगा 1100 से 1200 ml। और सर ये कितने टाइम में पहुंचेगा मेरे भाई? हमारा हार्ट 1 मिनट में पूरे ब्लड को पंप कर रहा है, तो क्या ये 1 मिनट में ही तो पहुंचेगा हमारी किडनी के पास? जी सर बिल्कुल। अब एक बात बताओ, 1 मिनट में हमारी किडनी के पास ब्लड फिल्टर होने के लिए 1100 से 1200 ml पहुंचता है, क्या यह किडनी के लिए अपने आप में 100% है? जी सर बिल्कुल 100% है। इस 100% ब्लड का 1100 से 1200 ml ब्लड का हमारी किडनी जब फिल्टर करेगी इस ब्लड को, तो इसमें से 125 ml मिलीलीटर पर मिनट अशुद्धि के रूप में क्या करेगी भैया? अलग करेगी। अशुद्धि के रूप में क्या करेगी? अलग करेगी। यह काम कितनी देर में कर रही है हमारी किडनी? 1 मिनट में। अब सुनो ध्यान से, अपन बात करें 1 आवर में सर कितनी अशुद्धि अलग करेगी? क्या बेटे हम 125 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे? जी सर बिल्कुल। अपन बात करें पूरे दिन की 24 घंटे की, क्या इसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 24 से? आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो लगभग मेरे भाई ये बनेगा 180 लीटर। कितना? 180 लीटर। 24 घंटे के अंदर हमारी किडनी 180 लीटर अशुद्धियां अलग करती है। जबकि एक स्वस्थ मनुष्य पूरे दिन के अंदर कितना यूरिन बॉडी से बाहर निकालता है मेरे भाई? 1.5 लीटर पर डे, पूरे दिन में 24 घंटे में। अपन देखें ये 180 लीटर का 1.5% तो मेरे हिसाब से 1% से भी कम है। तो फिर जो बचा हुआ 99% अशुद्धियां हैं सर, उनका क्या हो गया? ये हमें कौन सिखाता है? नेफ्रॉन सिखाता है। अदरवाइज देखो मेरे बच्चों, अगर एक इंसान 180 लीटर पूरे दिन में पेशाब करने लगा मेरे बच्चों, बाकी घटनाओं का अंजाम कब देगा? इंसान उठेगा तब खड़ा होएगा, वो पूरे दिन पेशाब ही करता रहेगा, यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रेट आउट करेगा, बाकी काम कब करेगा? भाई आप लोग पढ़ोगे कब, खेलोगे कब, और बाकी घर के काम कब करोगे? क्या होता है बाकी सारी चीजों का? क्या होता है धीरे धीरे जैसे हमारी नेफ्रॉन के अंदर चीजें जाती हैं, नेफ्रॉन अब्जॉर्प्शन करता जाता है, वे हम लोग नेफ्रॉन में सीखते हैं। यहां से एक आग लगाने वाला क्वेश्चन यह है कि हमारी किडनी 1 मिनट में जो 125 ml पर मिनट जो अशुद्धियां अलग कर रही है ना मेरे भाई, इसे बोला जाता है
हमारी किडनी का जीएफआर मान। किसी बच्चे के ये दिमाग में तो नहीं जा रहा ना कि सर किडनी में कहां आप हार्ट पे आ गए। बेटा ये बात बताया है तभी आपकी समझ आएगा। हमारी सॉरी हमारी किडनी बच्चों 1 मिनट में 125 ml जो अशुद्धियां अलग करती है, वही हमारी किडनी का कौन सा वैल्यू होता है? जीएफआर वैल्यू होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारी किडनी का जीएफआर मान कितना होता है। जीएफआर का पूरा नाम होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि हमारी किडनी का जीएफआर वैल्यू कितना होता है। आप लोग क्या बताओगे? 125 ml पर मिनट। क्लियर? आगे सुनो, आगे अपन लोग बढ़ते हैं। जैसे यहां ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आया और ग्लोमेरुलस ने बच्चों क्या कर दिया? उस ब्लड को छान दिया, यहां अशुद्धियां डाल दी इस वोमन कैप्सूल में। जो बिल्कुल प्योर ब्लड है 100%, उसको बॉडी के अंदर सप्लाई दे देगा भैया। क्लियर? और इस ग्लोमेरुलस को हल्की सी भी चीज के ऊपर डाउट होता है, उसको किसके अंदर डालता है? डायरेक्ट वो वोमन कैप्सूल के अंदर डालता है। फिर बच्चों ऐसा थोड़ी ना कि वो यही इकट्ठा होती रहेंगी, नहीं, वो आगे आएगा। वो आगे कहां पहुंचेगा? हमारी पीसीटी के पास पहुंचेगा। अब पीसीटी देखेगी इसके अंदर कि भैया कोई काम की चीज तो नहीं है। सबसे पहले पीसीटी देखेगी कि क्या जो अशुद्धियां हमारे पास आई हैं, इनके पास ग्लूकोज तो नहीं है। मान लो इसके अंदर ग्लूकोज है, कितना भी ग्लूकोज हो, ग्लूकोज दिख गया, उस पूरे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगा? अब्जॉर्प्शन कौन करेगा? पीसीटी करता है। और याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि 100% ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन अवशोषण किस नलिका के द्वारा किया जाता है? आप लोग क्या बताओगे? पीसीटी के द्वारा। पीसीटी को ले लेगा। दूसरी बात और देखेगा इसके अंदर कि कहीं पानी तो नहीं है भैया। कहीं भी पानी दिखा तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, पानी का लगभग 75% वाटर का भी क्या कर लेगा? अब्जॉर्प्शन कर लेगी पीसीटी। बताओ, जो भी अशुद्धियां पीसीटी में पहुंची उनमें से कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे जैसे आगे हेनले के लूप में आएगा, फिर हेनले का लूप भी बहुत सारी चीजों का अब्जॉर्प्शन कर लेगा, जैसे NaCl को रोक लेगा, कुछ मिनरल्स जो बॉडी में काम के हैं बाहर ना चले जाएं उनको भी रोक लेगा। लेकिन मेरे भाई याद रखना, ये जो पीसीटी दो चीजों को तो रोकता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज मिलाता भी है जी, उसे बोलते हैं H+ आयन। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूरिन के अंदर H+ आयन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आप लोग याद रखना, पीसीटी। पीसीटी क्या करेगी? जो भी अशुद्धियां इसके पास आई हैं उनमें से ग्लूकोज को रोक लेगा, पानी को रोक लेगा, और जाते समय इनके अंदर एक चीज छोड़ देता है। कौन सा आयन रिलीज कर देता है? H+ आयन। बेटे इसी H+ आयन के कारण ही हमारे यूरिन का पीएच वैल्यू एसिडिक होता है, 6 होता है। क्लियर? आगे देखो, इस हेनले के लूप में बहुत सारी चीजों का अब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स का हो जाता है, जैसे NaCl का कर लेगा। फिर आगे पढ़ेगा, आगे चलेंगे अपन धीरे धीरे, जैसे इधर से आएगा तो ये वाली क्या नाम होता है इस नलिका का? इस नलिका का नाम होता है डीसीटी। सर डीसीटी क्या करेगी? बचे हुए पानी का अब्जॉर्प्शन कर लेगी, कहीं पानी दिखेगा उसको रोक लेगी, या कोई और काम का मिनरल्स रह गया उसको रोक लेगी। लेकिन इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? कार्बोनेट। कार्बोनेट को लिखते हैं CO3। दूसरा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को लिखते हैं HCO3। भैया ये देखेगी कि उन अशुद्धियों के अंदर CO3 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो नहीं है, उनको रोकेगी। सर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या काम करते हैं ऐसा जो उनको रोकना जरूरी है? मेरे भाई ध्यान से सुनो, हम श्वसन के दौरान बॉडी के अंदर क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। एयर कहां पहुंचती है? हमारे फेफड़ों के पास। जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन की जितनी भी सेल होती है वे काम करेंगे। काम कब करेंगे बच्चों? जब वे एनर्जी बना सके। और एनर्जी बनाने के लिए स्वाभाविक बात है किसकी जरूरत बनेगी? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और स्वाभाविक बात है ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होगा तो किसका निर्माण होगा? CO2 का निर्माण होगा। अब जैसे मेरी लीवर के पास CO2 बन गया, अब वो CO2 भैया कोई तो पहुंचाए फेफड़ों के पास, फिर तो फेफड़े बाहर रिलीज कर देंगे उसको, लेकिन कोई तो लाए कि ना लाए? मेरे भाई कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर CO2 का परिवहन करना। CO2 को बॉडी ऑर्गन से हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का। अब आप एक चीज बताओ, यदि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट
यदि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आ गए तो क्या हमारी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज होगा? जी सर, बिल्कुल होगा। CO2 हमारी बॉडी के अंदर रहने लगेगा, बाहर नहीं आएगा। अब सबको पता है CO2 फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा? जल के साथ। अब सबको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 70% वाटर होता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और एक एसिड बना लेगा जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसे खट्टी मीठी डिकारें आने लगेंगी फिर इंसान को, तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा ना बॉडी के अंदर। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रहने बहुत जरूरी है। तो इनको रोकने का काम कौन करता है मेरे भाई? DCT करता है। क्लियर? अब फिर जो भी कचरा बच गया, अशुद्धियां बच गई, वो बॉडी में कोई काम की नहीं है, वो कहां आ जाती है? इस स्टोरेज पाइप में आ जाती है, संग्रहण नलिका। संग्रहण नलिका से फिर हम लोग क्या करते हैं? बॉडी से बाहर उनको एक्सक्रेट आउट कर देते हैं। और वो एक स्वस्थ मनुष्य पूरे दिन में जितनी अशुद्धियां एक्सक्रेट आउट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, वो 1.5 लीटर निकालता है 24 घंटे में, जिन्हें हम लोग यूरिन कहते हैं, मूत्र कहते हैं। ये मैकेनिज्म होती है, ऐसे हमारी नेफ्रॉन काम करती है। अब अपन बात करें थोड़ी यूरिन के बारे में। आप लोगों ने बचपन में जब हम लोग हमारी मां के पास सोते थे तो रात को बिस्तर में बच्चों यूरिन कर देते थे, जब हम बचपन में थे, छोटे थे। और स्वाभाविक बात है, ऐसा हमने भी किया है, अब सबने भी किया है। सर ऐसा क्या होता है कि एक छोटा बच्चा रात के समय बिस्तर में पेशाब कर देता है या यूरिन कर देता है? उसका रीजन बायोलॉजी क्या देती है मेरे बच्चों? आप सबको पता है मेरे भाई कि छोटे बच्चों के अंदर बॉडी ऑर्गन इतने डेवलप नहीं होते। जैसे हम लोग यूरिन की बात करें, एक चमगादड़ के अंदर मैक्सिमम उसका यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? सर 700 ml, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता एक पुरुष। और महिलाओं की बात करें, लालियों की बात करें, तो 500 ml यूरिन से ज्यादा उनके यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय की कैपेसिटी नहीं होती है यूरिन को इकट्ठा करने की। सर हमें यूरिनेशन की फीलिंग कब आती है? जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 250 से 300 ml यूरिन आ जाता है तो हमें यूरिनेशन की फीलिंग आती है। सर हमें यूरिन करने के लिए जाना होता है। छोटा बच्चा होता है, उसका बॉडी ऑर्गन है सर, यूरिनरी ब्लैडर भी तो एक बॉडी ऑर्गन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे डेवलप होगा। तो छोटे बच्चे के अंदर यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए उसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि यूरिन को वो स्टोर रख सके। क्लियर? इसी कारण अपने आप बॉडी से बाहर, जब भी अपने आप बॉडी के अंदर यूरिन बनता है, अपने आप बिस्तर में कर देता है बेचारा। यही रीजन होता है और कोई रीजन नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो ये बुरी आदत छूटती जाती है। ओके, आगे देखो मेरे भाई, यूरिन की बात करते हैं हम लोग कि सर यूरिन के अंदर क्या क्या होता है। पहले थोड़ा पाथवे ऑफ यूरिन जान ले। सर पेशाब का रास्ता बता दो। बॉडी के अंदर किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया, यूरिन, किडनी ने ब्लड को क्या किया बच्चों? फिल्टर किया। जैसे देखो ये हमारी किडनियां हैं दो, भैया ध्यान से देखो, ये दो क्या हमारी किडनियां। ये बच्चों एक ये वाली किडनी इधर ऐसे एक नलिका के द्वारा जुड़ी रहती है, इधर वाली ऐसे एक नलिका के द्वारा जुड़ी रहती है। इन नलिकाओं का नाम होता है, इन्हें बोलते हैं यूरेटर डक्ट, हिंदी में बोला जाता है मूत्रवाहिनी नलिका। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी नलिका। ये मूत्रवाहिनी नलिका आगे चलकर किस में जो खुलती है? मूत्राशय में। किस में खुलती है? मूत्राशय में। मूत्राशय को इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यहां बच्चों आगे ये क्या होता है? यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हिंदी में बोला जाता है मूत्र मार्ग। क्या बोला जाता है? मूत्र मार्ग। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पाथवे ऑफ यूरिन, यूरिन का रास्ता क्या होता है? यूरिन बनता किसके द्वारा है? ब्लड को फिल्टर करती है, किडनी बनाती है। किडनी कहां भेजती है? यूरेटर डक्ट में भेजती है। यूरेटर डक्ट कहां भेजेगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रेट आउट कर देते हैं। यूरेथ्रा की बात करें तो मेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज होता है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। फीमेल के अंदर इसका साइज होता है यूरेथ्रा का, मूत्र मार्ग का, 2 से 3 सेंटीमीटर। और बायोलॉजी बेटा ये कहती है कि बहुत सारी फीमेल में यूरेथ्रा का साइज बहुत कम होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। इसी कारण यूरेथ्रा से संबंधित बहुत सारी डिजीज भी होती हैं बहुत सारी महिलाओं के। ओके, आगे चलो जी। ये तो होता है पाथवे ऑफ यूरिन। अब हम लोग पढ़ते हैं यूरिन के बारे में। सर यूरिन के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? जी सुनिएगा, पूरे दिन में एक स्वस्थ मनुष्य कितना यूरिन निकालता है बेटा? 1.5 लीटर यूरिन निकालता है पूरे दिन के अंदर। क्या बेटा 100% है?
जी सर बिल्कुल 100% है। इस 100% यूरिन के अंदर 90 से 92% क्या होता है बेटा, पानी होता है, वाटर होता है। 2 से 3% क्या होता है, यूरिया होता है। 0.5% क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिया भी होता है और यूरिक एसिड भी होता है। सर और क्या क्या होता है हमारे यूरिन के अंदर बच्चों, NaCl होता है, एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं हिप्यूरिक एसिड, एक प्रोटीन होती है जिसे बोला जाता है क्रिएटिनिन प्रोटीन। क्रिएटिनिन प्रोटीन ये भी हमारे यूरिन के अंदर होती है। ओके। एक स्वस्थ मनुष्य के यूरिन का कलर कैसा होता है, हल्का पीला येलो कलर होता है। हल्का पीला कलर होता है हमारे यूरिन का। सर किसके कारण होता है हल्का पीला कलर, एक पिगमेंट होता है बेटा जिसे कहा जाता है यूरोक्रोम। क्या कहते हैं, यूरोक्रोम। एग्जाम में आपसे पूछे कि किस पिगमेंट या किस वर्णक के कारण यूरिन का कलर हल्का पीला होता है, येलो होता है, आप लोग क्या बताओगे, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। ओके। आपसे पूछे कि सर यूरिन के अंदर स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, याद रखना बेटा फ्रेश यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है वो आती है यूरेनोइड के कारण। किसके कारण, यूरेनोइड के कारण। लेकिन कुछ समय बाद जो यूरिन के अंदर स्मेल आती है वो आती है अमोनिया के कारण। हमारे यूरिन के अंदर थोड़ा बहुत नए के बराबर बेटा क्या होता है, अमोनिया भी होता है, NH3। हम ये नहीं कह सकते हमारे यूरिन के अंदर अमोनिया होता नहीं, होता है जी बिल्कुल होता है। यूरिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है, लेकिन इनसे ज्यादा क्या होता है, यूरिया होता है, जो कितना होता है 2 से 3% होता है। फ्रेश यूरिन के अंदर स्मेल किसके कारण आएगी, यूरेनोइड के कारण। किसकी वजह से, यूरेनोइड की वजह से। कुछ समय बाद कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया होंगे बेटा, वो यूरेनोइड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, NH3 अमोनिया के अंदर। तो आपसे पूछे टॉयलेट की जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण आती है, या कुछ समय बाद यूरिन की दुर्गंध किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। और फ्रेश यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, वो किसके कारण, यूरेनोइड के कारण। और हल्का येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां की चीजें आपके समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अपन लोग बात करते हैं कि सर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे जीवन में किडनी से संबंधित हो सकती हैं। तो एक मेन चलती है, मोस्टली चलती है, बहुत बड़ी समस्या है ये, डायबिटीज। आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं भी बच्चों डायबिटीज का कोई ना कोई पेशेंट जरूर देखा होगा। सर डायबिटीज होती, अरे यार ये चलता चलता बंद कैसे हो गया, हाँ जी ये बंद हो गया ना, चलो जी कंटिन्यू, कोई बात नहीं। अपन बात करते हैं बेटा कि किडनी से संबंधित प्रॉब्लम नंबर 1 हमारी कौन सी है, डायबिटीज। कौन सी है, डायबिटीज। डायबिटीज बेटा कैसे डायबिटीज होती है, डायबिटीज के पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम लोग समझते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनो, डायबिटीज बेटा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सुनो बेटे ध्यान से। क्या बच्चों हम लोग जितना पानी पीते हैं उतना यूरिन करते हैं, जी सर बिल्कुल नहीं करते। जैसे हम लोगों ने 5 गिलास पानी पिया, क्या हम लोग 5 गिलास पेशाब कर देंगे, यूरिन कर देंगे, जी नहीं। कितना करते हैं, लगभग मान के चलो 5 गिलास अगर पानी पी रहे हो आप लोग, तो उसका 70% बॉडी के अंदर रुकेगा, अब्जॉर्प्शन होगा भैया। बचा हुआ 25 से 30% ही बॉडी से बाहर अपन निकालेंगे। सर ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हमने पानी पिया उसको रोकता कौन है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उसका एक हार्मोन है ADH। क्या नाम होता है, ADH। सुनो ध्यान से, क्या नाम बताया मैंने, ADH। इसी का दूसरा नाम होता है वेसोप्रिन। क्या नाम होता है, वेसोप्रिन। मेरे भाई ADH हार्मोन या वेसोप्रिन हार्मोन का काम क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन करना, पानी का अवशोषण करना, पानी को बॉडी के अंदर रोक के रखना। भगवान ने, ऊपर वाले ने क्या किया भैया, इसे एक पानी का टैंकर देके भेज रखा है। भगवान ने इसे एक ही काम दिया कि तुझे बॉडी के अंदर कहीं भी पानी दिखे, उस पानी को तुझे क्या करना है मेरे भाई, रोकना है, अब्जॉर्प्शन करना है। तो ये क्या करता है, पानी को रोक के रखता है। अब आप एक चीज सोचो, अगर हमारी बॉडी के अंदर ADH या वेसोप्रिन हार्मोन कम हो गया मेरे भाई, कम हो गया, तो क्या पानी को ये रोक पाएगा, जी सर पानी को बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। तो वो पानी बाहर आएगा, और बाहर कैसे आएगा बच्चों, बाई यूरिन ही तो बाहर आएगा। पहले से ही हमारे यूरिन के अंदर 90 से 92% जल है, पानी है। अब और ज्यादा पानी आएगा, क्या यूरिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल सर यूरिन बढ़ेगा। तो बार बार हमें टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, उसी को क्या बोला जाता है,
डायबिटीज। अगर बेटा हमारी बॉडी के अंदर एडीएच या वेसोप्रिन हार्मोन की कमी हो गई, कम हो गया, तो क्या होगा? क्या हुआ? नहीं हो रहा क्या? कंटिन्यू करो। एडीएच या वेसोप्रिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया तो हमारी यूरिन के अंदर वाटर का लेवल या पानी का लेवल क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। उस डायबिटीज को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिड्स। क्या बोलती हैं? डायबिटीज इंसिपिड्स। दूसरी डायबिटीज एक और होती है, आप लोगों ने एक नाम सुना, इंसुलिन हार्मोन। ऊपर वाले ने बेटा इंसुलिन हार्मोन को एक ही काम दिया। क्या काम दिया है? कि वो बॉडी के अंदर किसको देखेगा? ग्लूकोज को देखेगा। जितना बॉडी को ग्लूकोज काम में लेना है उतना तो बॉडी काम में ले लेगी, बाकी ग्लूकोज को कौन काम में लेगा? इंसुलिन काम में लेगा। और इंसुलिन उस ग्लूकोज का क्या करेगा? ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन कर देगा भैया। इंसुलिन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन करता है। एक चीज सोचो आप लोग, अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या बेटा उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा? ग्लूकोज बढ़ेगा? जी सर बिल्कुल बढ़ेगा। और ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकोज बाई यूरिन ही तो बॉडी से बाहर आएगा। तब भी बच्चों क्या हो जाती है? एक डायबिटीज हो जाती है। अगर किसी मनुष्य के अंदर इंसुलिन हार्मोन कम हो गया तो उसकी यूरिन के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। उस डायबिटीज को बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस। क्या बोला जाता है? डायबिटीज मेलिटस। मतलब डायबिटीज है सर, स्वाभाविक बात है, डायबिटीज है, इसका पहचान का तरीका एक ही है, बार बार क्या आएगा बेटा? टॉयलेट आएगा सर। बार बार क्या आएगा? टॉयलेट आएगा। इस वाली डायबिटीज में भी बार बार टॉयलेट आएगा, इधर वाली डायबिटीज में भी क्या आएगा? बार बार टॉयलेट आएगा। नंबर 1 पे जो डायबिटीज बताई वो कब होती है मेरे भाई? नंबर 1 पे जो डायबिटीज मैंने आपको बताई वो मेरे भाई कब होगी? जब हमारी बॉडी के अंदर एडीएच या वेसोप्रिन हार्मोन कम हो जाता है तो यूरिन के अंदर पानी का लेवल बढ़ जाता है। उस डायबिटीज को बोलती है डायबिटीज इंसिपिड्स। नंबर 2 मैंने बताया आपको, यदि इंसुलिन हार्मोन बॉडी के अंदर कम हो गया तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। उस डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्लियर? अब पहचान का तरीका, सर कैसे पता चले हमें कि कौन सी डायबिटीज होगी? दोनों डायबिटीज है सर, और दोनों डायबिटीज का लक्षण यही होगा कि बार बार क्या आएगा? यूरिन आएगा। पहली बात तो बेटा जिसके डायबिटीज हो उसे बस में सवार नहीं करना चाहिए, ट्रेन में जाना चाहिए, क्योंकि बस का ड्राइवर कोई मेरे जैसा होगा तो बार बार थोड़ी ना रोकेगा, वो आपके लिए नहीं रोकेगा ना। तो इसलिए ध्यान रखो, ट्रेन में सफर करना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को। दूसरी चीज सर हम पहचाने कैसे? मेरे भाई यहां देखो, यूरिन के अंदर किसका लेवल बढ़ रहा है? ग्लूकोज। बेटे ग्लूकोज क्या होता है? मीठा। बेटा थे यूरिन करो और मकोड़ा लाग रहा है ना, तो मान लो कोई सी डायबिटीज होगी? डायबिटीज मेलिटस। दूसरी वाली में देखो लेवल किसका बढ़ रहा है? पानी। पानी का कीड़ा मकोड़ा लगे होने बेटा। अब सर आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो कि मकोड़ा थोड़ी ना देखा सर वॉशरूम में हम, कद मकोड़ो आयो, कद लाग्यो नहीं लाग्यो। दूसरा पहचान का तरीका और देखो, अगर बेटे आपके डायबिटीज मेलिटस हो रखा ना, जब भी आप बॉडी से बाहर यूरिन एक्सक्रेट आउट करोगे तो हल्का सा क्या होगा बाबू? पेन होगा। अगर थोड़ा बहुत भी दर्द हो रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, स्वाभाविक बात है डायबिटीज तो है। अगर पेन हो रहा है तो कौन सी डायबिटीज है? डायबिटीज मेलिटस है। और बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, तो आप लोग समझ आना कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिड्स है। और पहचान का तरीका तो आप लोग देखो, अगर ये वाली डायबिटीज हो रखी है तो स्वाभाविक बात है ना, बॉडी में किसकी कमी होगी? इंसुलिन की। डॉक्टर क्या करेगा मेरे बच्चों? इंसुलिन की पूर्ति के लिए इंसुलिन से संबंधित दवाई देगा। और याद रखिएगा, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में इंसुलिन एकमात्र ऐसी प्रोटीन होती है जिसकी कोई टेबलेट नहीं होती है, बाई इंजेक्शन ली जाती है। कोई ऐसा पेशेंट है जो खुद ही इंजेक्शन लगा रहा है, मान लो उसके कौन सी डायबिटीज है? डायबिटीज मेलिटस। और ये वाली डायबिटीज है तो याद रखिएगा उसकी दवाइयों के अंदर एक एडीएच या वेसोप्रिन की टेबलेट देगा डॉक्टर, क्योंकि इसकी कमी हुई है ना, वो टेबलेट देगा, बॉडी के अंदर वेसोप्रिन या एडीएच की पूर्ति हो जाएगी। क्या सर दोनों डायबिटीज के अंदर मीठा खाना बैन है? नहीं जी बिल्कुल नहीं। इसमें तो क्या है? पानी बहुत ज्यादा है, तो मीठा खा सकते हो लेकिन पानी कम पीना है। उधर वाली में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, पानी दबा के पियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीठा नहीं खाना है बिल्कुल भी। अब देखो,
घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है बेटे, उसके डायबिटीज हो गए तो कोई इश्यू नहीं, उसका तो थोड़ा सा जीवन बचा है, वो तो फीका खा के भी गुजार देंगे अपना टाइम। लेकिन किसी जवान बच्चे के हो जाए, 20 22 25 साल के जवान बच्चों के हो जाए, क्या सर वो पूरा जीवन मीठा खाए बगैर रह लेगा? वही चीज है ना, हमारा तो यही सीन है कि हमें बैन कर दिया, अब तो खाना ही है सर मीठा, वरना तो हम ना खाएं तब भी चले। आज की जनरेशन को वैसे भी तीखा खाना पसंद है, मीठा कम ही खाते, लेकिन कोई चीज घर वाले बैन कर देते हैं, उसके बाद में तो वो हो जाता ना, बस दिमाग में सेट हो गया अब तो खाना ही है। तो सर क्या करें बच्चों? इस बात पे विचार हुआ था अमेरिका में। कहां विचार हुआ? अमेरिका में। अमेरिका के दो साइंटिस्ट थे, ध्यान से सुनियो। एक का नाम था बाबू बेटिंग, क्या नाम था? बेटिंग। और दूसरे का नाम था बेस्ट, क्या नाम था? बेस्ट। इन दोनों ने भैया किसको लिया? सुअर को पकड़ा भैया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पिग बोलते हैं ना सुअर को। इसे पकड़ा भैया और इससे एक जीन निकाला, इंसुलिन का जीन निकाल लिया भैया। किसका जीन निकाला? इंसुलिन का क्या निकाला? जीन निकाला। और उस जीन को कहां लेके चले गए? अपनी लेबोरेटरी में ले गए, लैब में ले गए, अपनी लैब में ले गए। वहां जाकर इन्होंने इस इंसुलिन से क्या बनाया बच्चों? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट बनाई। क्या बनाई? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में बोलते कृत्रिम शर्करा। क्या बनाई? कृत्रिम शर्करा। ध्यान से सुनो, दो नाम है, एक तो नाम है कृत्रिम शर्करा और दूसरा है नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक शर्करा। सर दोनों में क्या अंतर है बेटे? धरती और आसमान का अंतर है जी। बच्चों जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होती है, प्राकृतिक जो शर्करा होती है, उनका ह्यूमन बॉडी डाइजेशन करती है, जबकि जो आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होती है ना बेटा, इनका ह्यूमन बॉडी क्या नहीं करती है? डाइजेशन नहीं करती। सर जब इनका ह्यूमन बॉडी डाइजेशन नहीं करती है तो इसका अगर आप लिमिट में यूज करोगे तो बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाकी हद से ज्यादा तो किसी भी चीज का आप यूज करोगे तो स्वाभाविक बात है बॉडी पे साइड इफेक्ट तो होगा ही यार। आप लोग लिमिट से यूज करो, कोई बुरी चीज नहीं। कब कैसे यूज करना है ध्यान से सुनो। आप आपसे पूछे कि नेचर से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिली, प्राकृतिक जो शर्कराएं मिली, उनके अंदर सबसे मीठा बेटा हमें मिला हनी बी, शहद। और शहद के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होती है जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज से मीठा कुछ नहीं होता है जो हमें नेचर से मिलता है, वो तो प्राकृतिक शर्करा सबसे मीठी हो गई फ्रक्टोज। आर्टिफिशियल जो बनाई गई, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट बनाने का इन दोनों का मकसद यह था कि भैया किसी जवान के या अगर इस दुनिया के अंदर कोई डायबिटीज का पेशेंट मिल जाए और बेचारा फीका खा के जीवन कैसे गुजारेगा, ये सोच के इन दोनों ने क्या किया बच्चों? इस बात पे विचार किया और क्या बनाया मेरे भाई? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट बनाई। पूरी दुनिया के अंदर हमें 12th क्लास की जब डेली लाइफ वाला यूनिट पढ़ते हैं हम लोग, 12th क्लास हमें 4 कृत्रिम शर्करा बताती है। कौन कौन सी? एक तो है मेरे भाई सेकेरिन, क्या नाम है? सेकेरिन। नंबर 2 नियोटेन। नंबर 3 एलिटेम, एलिटेम। और नंबर 4 मेरे भाई एस्पार्टेम। क्या नाम है? एस्पार्टेम। ये 4 कृत्रिम शर्कराएं हैं बच्चों, इनको बनाया। फिर इनके धीरे धीरे समझ में आया कि इस दुनिया में इतने तो डायबिटीज के पेशेंट ही नहीं बन रहे, तो अमेरिका ने क्या किया बच्चों? इसका बड़ा लेवल पे उत्पादन करने लगी। और वर्तमान में अमेरिका में एक कंपनी चलती है, उस कंपनी का नाम है एली लिली। क्या नाम है? एली लिली। ये नाम थोड़ा अजीब सा लगा होगा आपको, क्योंकि बेटा हमने तो रखा नहीं है, क्योंकि विदेशों के नाम है, दूसरी कंट्रियों के नाम एली लिली ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको, है ना? किसी का मिलेगा हुनू लुलू, नाम भी ऐसे रखते हैं अपन, है ना? अजीब से नाम लगते हैं, बाकी इनको तो अच्छे लगे होंगे। ये कंपनी बेटा पूरी दुनिया के अंदर इनकी सप्लाई देती है, बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन करती है। इनका मकसद दोनों का बनाने का तो था बच्चों डायबिटीज के पेशेंट को लेके। वर्तमान समय में आज कहां यूज किया जाता है बताना बच्चों मैं आपको आज। सेकेरिन की बात करूं ना मेरे भाई, चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है जी। कितने गुना? 200 गुना। चीनी बहुत मीठी होती है ना बेटा, चीनी से भी 200 गुना ज्यादा। नियोटीन की बात करूं तो मेरे भाई चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठी होती है। और ये नंबर 4 पे जो एस्पार्टेम लिखी है ना, चीनी से 1000 गुना ज्यादा मीठी होती है। नंबर 3 पे जो मैंने एलिटेम लिखी है ना, कहा जाता है चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठी होती है मेरे भाई। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? एलिटेम, जो चीनी से 2000 गुना मीठी। सोच के देखो बेटा, चीनी को क्या भाव है? चीनी 40 रुपए किलो है।
1 किलो एलिटेम लोगा तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो कितना हूं 2000 से, कितने आ गए 80,000। 80,000 में बेटा एलिटेम को कट्टो को नहीं आओगे, किलो ही आओगी। समझे बात सर? इस दुनिया में बहुत कम ऐसे डायबिटीज के पेशेंट होंगे जो इनका यूज करते हैं। ये लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे, आप लोग देखते होंगे बड़ी कंपनियों में जहां बड़े लेवल के ऊपर आइसक्रीम बनती है फैक्ट्रियों में, वहां बच्चों इनका यूज करने लगे ताकि इनका वर्कर्स का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आए। मीठा कम डालो, बहुत ज्यादा बनेगा। अरे बोलो यार, देखो एलिटेम का यूज करेगा, चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठी है। थोड़ा डालेंगे बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज आप लोग देखते होंगे जो 200, 250, 300 रुपए की जो आइसक्रीम आती है बेटा, उनमें कुछ तो क्वालिटी होगी, तभी तो उनके पैसे ज्यादा है। उनके अंदर क्या मिलाई गई है? आर्टिफिशियल शर्कराएं, कार्बोहाइड्रेट मिलाई गई हैं। और ह्यूमन बॉडी में इसका कोई ज्यादा बुरा प्रभाव भी नहीं है। मैंने बताया ह्यूमन बॉडी इनका डाइजेशन नहीं करता। आप लोग आइसक्रीम खाओगे, आपकी बॉडी के अंदर ये जाएंगे और बाई यूरिन हम लोग बाहर कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपकी चीजें समझ आई होंगी, डायबिटीज आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम किडनी की हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, किडनी स्टोन। आप लोगों ने देखा होगा किडनी के अंदर क्या होती है? पथरी होती है। पथरी का इलाज, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं साहब अल्कोहल पियो, अल्कोहल पीना चाहिए। सर पथरी आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा, जिस इंसान के स्टोन हो जाती है किडनी के अंदर, उनको जैसे हरी मिर्च, टमाटर, भिंडी की सब्जी, मतलब बीजों वाले फल खाने मना होते हैं। उसका क्या रीजन होता है सिखाता हूं। पहली बात तो सर, ये जो स्टोन किडनी के अंदर स्टोन बनती क्या है, क्यों है मेरे बच्चों? आप लोग याद रखना, CaC2O4 इसे बोला जाता है बेटा कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट। मेरे भाई हमारी किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट का क्रिस्टल जमा हो जाता है ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में हमारी कहां बच्चों? पीसीटी में। कहां? पीसीटी में। मैं पीछे बता के गया ना पीसीटी क्या फफूंद होती है। और बच्चों इसी को क्या कहा जाता है? स्टोन या पथरी कहते हैं। अपनी भाषा में हम लोग लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? इसे पथरी बोलते हैं। जबकि मेडिकल टर्म क्या होती है इस पथरी की, स्टोन की, किडनी की जो स्टोन होती है, इसकी मेडिकल टर्म होती है रीनल कैलकुलाई। क्या होती है बाबू? रीनल कैलकुलाई। आप लोग याद रखना, आपसे पूछ ले किडनी की स्टोन की मेडिकल टर्म क्या होती है, क्या बताओगी? रीनल कैलकुलाई। ओके, आगे सुनो। अब ऐसा कहते हैं कि सर अल्कोहल का सेवन करना चाहिए, बियर पीनी चाहिए। ऐसा क्यों बताया जाता है? क्योंकि बच्चों उसके अंदर थोड़ा बहुत लेवल किसका होगा? अल्कोहल का। और अल्कोहल बेटे कैसा पदार्थ होता है? डायूरेटिक पदार्थ होता है। डायूरेटिक पदार्थ का लेवल जैसे ही बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो बेटा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होने देगा? एडीएच या वेसोप्रिन। एडीएच या वेसोप्रिन का काम क्या होता है? पानी को रोक के रखना। जब एडीएच निकल ही नहीं रहा है तो बॉडी के अंदर पानी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा तो पानी क्या आएगा बेटा? बाहर आएगा। और बाहर आएगा, सारी चीजें निकलेंगी किधर से मेरे भाई? नेफ्रॉन के माध्यम से। तो ये साथ में निकल जाए। तुम्हारे दिमाग में अल्कोहल आ रहा है, नाले को पानी पी लो ना यार। अरे बार बार पानी पियो ना। जिस इंसान के स्टोन है, पथरी है बेटा, बहुत अच्छा इलाज है ना कि बार बार क्या पिया जाए? पानी पिया जाए। बार बार पानी पियो, जरूरत ही नहीं है ना। दिन और रात खूब पानी पियो भाई, दिन और रात खूब पानी पिए, स्वस्थ किडनी के साथ जीवन जिए। समझे कि नहीं समझे? तो पानी पियो प्रॉपरली, आपकी किडनी बहुत अच्छी रहेगी, मजे से जियो, फिर क्या दिक्कत है ना? तो जरूरी नहीं है कि अल्कोहल, ये अफवाह है बेफालतू की, पीने की जरूरत ही नहीं है ना। आप लोग सोचोगे अल्कोहल पी लेंगे हम, पथरी निकल जाएगी, बहाना मिल गया आप लोगों को। आप लोग ज्यादा पानी पियो पूरे दिन, जितना पानी पी सको उतना पानी पियो, अपने आप बाहर रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना? चलो जी, अगला आगे एक नाम है यूरेमिया। बेटा यूरेमिया क्या होता है? आपके यूरिन के अंदर बेटा यूरिया की प्रेजेंस जो होती है उसे क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं साइंस में। यूरिन में यूरिया की जो प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है हमारे यूरिन के अंदर यूरिया क्या हो जाए बेटा? ज्यादा हो जाए, या भाई हमारे यूरिन के अंदर यूरिया क्या हो जाए? कम हो जाए। याद रखो, यदि हमारे यूरिन के अंदर यूरिया कम होगी उसे बोलेंगे हाइपो यूरेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपो यूरेमिया। ओके जी। दूसरा, अगर हमारे यूरिन के अंदर यूरिया अधिक हो गया, ज्यादा हो गया, उसे बोलेंगे हाइपर यूरेमिया। क्या बोलेंगे? हाइपर यूरेमिया। याद रखना, तीनों क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में आपसे। आगे सुनो, नेक्स्ट है भाई ग्लाइकोसूरिया। हमारे यूरिन के अंदर, हमारे मूत्र, पेशाब या यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है?
ग्लूकोज की प्रेजेंस, ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है मेरे भाई? ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। नेक्स्ट है प्रोटोनूरिया। हमारी बॉडी क्या, सॉरी, यूरिन के अंदर, हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति क्या कहलाती है? अगर हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन है उसे क्या बोला जाएगा? प्रोटोनूरिया। अगला है कीटोनूरिया। अगर हमारे यूरिन के अंदर, हमारे यूरिन मूत्र या पेशाब में क्या है बेटा? कीटोन की प्रेजेंस है, कीटोन है, उसे क्या कहा जाएगा? कीटोनूरिया। और बेटा याद रखना एक चीज, क्या याद रखोगे? अगर हमारे यूरिन में कभी आपको हल्का सा भी क्या आ जाए? ब्लड आ जाए, तो मान लेना बेटा या तो आपकी किडनी गई या आपकी किडनी जाने वाली है। ओके, अगर आपके यूरिन में कभी क्या आ जाए बेटा? कीटोन का लेवल आ जाए, तो याद रखना आपका या तो लीवर गया बेटा या लीवर जाने वाला है। ओके, आगे सुनो। अगला है हीमेचूरिया। ये नाम याद रखनी है, टर्म आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आती है। हीमेचूरिया, इधर से नाम पकड़ लो। हीमे का मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें होता है? ब्लड में। आप हमारे यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस क्या कहलाती है? हीमेचूरिया। या हमारे यूरिन में, पेशाब में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है? हीमेचूरिया कहलाती है। अगला है बेटा एलकेप्टोनूरिया। क्या टाइम हो गया? एलकेप्टोनूरिया 5-7 मिनट और लगेंगे, मैं जल्दी कर रहा हूं। अगला है एलकेप्टोनूरिया। एलकेप्टोनूरिया क्या होता है बेटा? सुनो ध्यान से। एलकेप्टोनूरिया बेटा वैसे एक जेनेटिक्स डिजीज होती है, कभी आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। बच्चों, अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसके यूरिन का कलर बिल्कुल काला हो, ब्लैक हो, मान के चलो उसकी एक जेनेटिक्स डिजीज है, उस जेनेटिक्स डिजीज का नाम क्या होता है? एलकेप्टोनूरिया। मूत्र का काला रंग हो जाता है इस बीमारी में। सर ये बनता कैसे? देखो, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक एसिड होता है बच्चों, उस एसिड का नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड। बेटा बेंजोइक एसिड जब एयर से रिएक्शन करता है, वायु से रिएक्शन करता है, तो क्या बना लेता है? एल केप्टोन बना लेता है। क्या बना लेता है? एल केप्टोन। इस एल केप्टोन के कारण उस इंसान के यूरिन का कलर कैसा हो जाता है बच्चों? ब्लैक हो जाता है। और उस डिजीज को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? एल केप्टोनूरिया। यूरिन का कलर काला होना, ब्लैक होना क्या कहलाता है? एल केप्टोनूरिया। अगला दे रखा है डिसयूरिया। बच्चों, जब आप बॉडी से बाहर यूरिन एक्सक्रेट आउट करो, उस समय हल्का सा भी पेन हो रहा है, मूत्र त्याग के समय दर्द का होना क्या कहलाता है मेरे भाई? डिसयूरिया कहलाता है। अगला है मेलिना। अगर आप फेसेस बॉडी से बाहर एक्सक्रेट आउट कर रहे हो मल, उस समय अगर ब्लड आ रहा है, हो सकता है आपके जहां बॉडी के अंदर मल इकट्ठा होता है वहां कोई ब्लड वेसल्स प्रवेश कर जाए और ब्लड साथ में आ रहा है, उसे विज्ञान में क्या कहते हैं? मेलिना। याद रखना, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला दे रखा है एपिस्टेसिस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाक से क्या आता है बच्चों? ब्लड आता है। अपन लोग लोकल भाषा में बोलते हैं नक्सुरी का आना। नाक से यदि ब्लड आ रहा है उसे क्या कहेंगे? एपिस्टेसिस। अगला मेरे भाई क्या है? नेफ्राइटिस रोग। सर नेफ्राइटिस रोग क्या होता है? मेरे बच्चों, बहुत सारे लोगों की किडनी के ऊपर क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाता है। किडनी के ऊपर स्वेलिंग होना क्या कहलाता है? नेफ्राइटिस कहलाता है। ओके, अगला है हमारे पास गाउट। देखो बेटा, इस गाउट का ही दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं गंठिया। हम लोग बोलते हैं गंठिया बाव, बोलते हैं ना अपनी भाषा में, इसी को बोला जाता है अर्थराइट्स। एक्चुअली सर ये होता क्या है? सुनो भाई, हमारे यूरिन के अंदर आपको पता है यूरिक एसिड होता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनके बीच में जो गैप होता है वहां यूरिक एसिड बच्चों क्रिस्टल के रूप में ऐसे जमने लगता है। जमने लगता है तो बच्चों उनके घुटनों में, जोड़ों में उठते बैठते चलते समय दर्द बहुत भयंकर होता है। उस रोग को बोला जाता है गाउट रोग, अर्थराइट्स या गंठिया रोग। मेरे भाई, अगर जिस इंसान के गाउट रोग हो गया, अर्थराइट्स हो गया, उसके जोड़ों में दर्द रहेगा। होता ऐसे समझो ना यार, बेटा बजरी हो ना, बजरी छान ले, ऊपर ला कांक रही थारा गोडा के बीच में गाल दे, फिर थाने बोला कि थे चालो, सीढ़ी चढ़ो, बैठो, उठो। बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ। जैसे नीचे कोशिश करेंगे तो ऐसा हो गया यार बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, नहीं सहन हो रहा, होता ना। उसी रोग को क्या बोला जाता है? गाउट रोग बोलते हैं, अर्थराइट्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में घुटनों में जम जाता है, हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वहां जम जाता है। ओके, चलो जी, उम्मीद करता हूं बच्चों आपके समझ आई होंगी चीजें।
मैंने आपको किडनी के बारे में आज पढ़ाया है। क्लास कैसी लगी बच्चों, आप लोग बताना। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे, एकदम मस्त रहो, मजे से पढ़ो बच्चे। ओके बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट।